यहाँ मल्टी प्रोसेसिंग तो समझ गए, यहाँ प्रोसेसर है, एक से ज्यादा प्रोसेसर में वर्क करवा रहे हैं, तो ये मल्टी प्रोसेसिंग हो गया। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? हम लोग जानते हैं हमारा अपना पीसी है, हमारे पीसी पे हर एक तरह का टास्क किया कर जा सकता है। हम अपना पिक्चर बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, हम चाहें तो अपना डेटाबेस बना सकते हैं, हम गाना सुन सकते हैं। तो जहां एक से ज्यादा वर्क हो उसी सिस्टम पे हो रहा है तो वहां पे मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जैसे कि हमारा अपना कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप, मल्टीटास्किंग का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर मुझे एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करना है और उसी पीसी पे, तो ये भी काम हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ये डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे करवा सकते हैं। तो यहां पे समझना है मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग। यहां एक से ज्यादा कार्य आप कर सकते हैं और यहां पे एक से ज्यादा प्रोग्राम वर्क कर सकते हैं। तो इसमें दोनों का आर्किटेक्चर अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर अच्छा होना चाहिए मल्टी प्रोग्रामिंग में। तो यहां क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, यहां पे आपका ऑप्शन सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। टाइम शेयरिंग का मतलब क्या है कि मेरे पास ये सर्वर है, मेरे पास ये सर्वर है और ये सब मेरा क्लाइंट है। टाइम शेयरिंग का मतलब है कि एक सुनिश्चित समय पे हर एक का टास्क कंप्लीट हो जाए। यानी कि कोई वर्क अगर दिया जाए और उसका एक टाइम बाउंडेशन हो और उसी टाइम बाउंडेशन में हर एक का कार्य संपादित हो जाए, तो वैसा स्थिति में हम उसे टाइम शेयरिंग करते हैं, जिसमें हर एक को एक टाइम दिया गया है, विद इन दैट टाइम यू हैव टू कंप्लीट द टास्क। सो यहां पे ये आंसर भी हो सकता है। तो दोनों बेस्ट आंसर है। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए इसमें मल्टीटास्किंग और मल्टी शेयरिंग है, तो वहां पे बेस्ट आंसर आपका मल्टी शेयरिंग होगा। अगर ये मल्टी शेयरिंग ऑप्शन नहीं हो, बाकी तीन ऑप्शन और यहां पे दिया जाए कोई नहीं, तो वहां पे आप मल्टीटास्किंग पे टिक करेंगे। या अगर यहां एक ऑप्शन आ जाए कि मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग, तो वहां पे दोनों का चुनाव आप कीजिएगा, यानी कि बोथ ए एंड बी। जैसे यहां पे मल्टीटास्किंग और यहां पे आ जाए आपका टाइम शेयरिंग और यहां पे एक ऑप्शन आ जाए बोथ ए एंड बी, तो इसको चुनाव कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, टू टायर क्लाइंट सर्वर डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, टू टायर यहां पे फिर कॉन्सेप्ट आ गया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जब कॉन्सेप्ट आता है तो जनरली हम लोग देखिएगा एसक्यूएल और ऑरेकल का, एसक्यूएल और ऑरेकल का डेटाबेस जो होता है, यहां पे एपीआई का कॉन्सेप्ट भी आपको समझना होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। हम जानते हैं कि जब भी कोई कार्य हम करते हैं तो हम बैकएंड के बारे में नहीं सोचते। अगर आप एक सिंपल कॉन्सेप्ट के सिंपल अगर क्वेश्चन कहा जाए कि आपसे पूछा जाए कि अगर आप एक मूवी देखें, उस मूवी में आपसे से ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि उसमें एक्टर कौन सा है, एक्ट्रेस कौन सा है, यही पूछा जाएगा। क्या आपने कभी मूवी देखा, कभी सोचा कि बैकग्राउंड सिंगर कौन सा है, कोरियोग्राफर कौन सा है? नहीं मालूम है आपको। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे है। एसक्यूएल में हमारे पास फ्रंट एंड भी रहता है और बैक एंड होता है। फ्रंट एंड जो आपका हुआ वो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जहां पे आपको एंट्री करना है, और दूसरा एरिया जो आपका है वो है आपका बैक एंड।
यानी कि वो आपका डेटाबेस हो गया। जो भी आप एंट्री कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, वो बैकएंड में चला जाएगा। तो यहां पे देखिए कौन सा स्टेटमेंट असत्य है, रॉन्ग है। एसक्यूएल स्टेटमेंट की प्रोसेसिंग सर्वर पर होती है, एकदम है। जब हम लोग एसक्यूएल सर्वर का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं तो हम लोग सेलेक्ट क्वेरी यूज करते हैं। सेलेक्ट क्वेरी के द्वारा हम क्या करते हैं, डेटा एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो डेटा जब आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये डेटा किससे एक्सट्रैक्ट हो रहा है, आपके सर्वर में डेटा है, उसी के द्वारा आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। किसी क्लाइंट पर एसक्यूएल की प्रोसेसिंग होती है, एकदम। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आप देखिएगा कि प्रोसेसर पे होता है और कुछ कुछ है क्लाइंट पे भी होता है। तो नॉर्मल केस में आप देखिएगा कि छोटा वर्क जो होता है वो जनरली हम लोग क्लाइंट पे ही काम करके फिनिश कर देते हैं, पर जहां पे ऑथेंटिकेशन आ गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटाज आ गया, तो वहां पे हम लोग सर्वर पे निर्भर रहते हैं। तो यहां पे ये भी आपका सही है, ये भी सही है। बिजनेस लॉजिक की अधिकतर प्रोसेसिंग क्लाइंट पर होती है। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि हर एक जो बिजनेस लॉजिक का कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो हम लोग यस किस पे करते हैं, प्रोसेसिंग क्लाइंट पे करते हैं, एकदम गलत है। जब भी बिजनेस वर्क जहां हम लोग करते हैं तो वहां पे हम लोग का टर्मिनल्स रहता है और सर्वर से कनेक्ट रहते हैं। तो हर एक चीज हम लोग सर्वर में डालते हैं और सर्वर से ही डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर बिजनेस रिलेटेड कुछ भी वर्क है तो हम लोग सर्वर से, जैसे कि फ्लिपकार्ट का है तो फ्लिपकार्ट में जो हम लोग काम करते हैं, जैसे कोई शॉपिंग हम किए हैं तो वहां पे शॉपिंग जब हम करते हैं तो वहां पे हम लोग का जो प्रोफाइल बनता है वो हमारे पीसी पे नहीं बनता है, वो किस पे बनता है, हमारे सर्वर पे बनता है। किस सर्वर पे, फ्लिपकार्ट सर्वर, अमेजन सर्वर पे। और जब भी डेटा एक्सट्रैक्शन होता है हम लोग उस सर्वर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कभी मत से बिजनेस रिलेटेड जो भी वर्क है ज्यादातर आप देखिएगा प्रोसेसर पे ही वर्क होता है। ये मत समझिएगा कि सर्वर की जगह पे हम क्लाइंट पे वर्क करवाएंगे, नहीं, सिंपल वर्क हम जो करते हैं वो क्लाइंट पे कर देते हैं। तो यहां पे ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। बिजनेस लॉजिक की प्रोसेसिंग सर्वर पे, एकदम है। बिजनेस लॉजिक का जो भी कॉन्सेप्ट होता है हम लोग सर्वर पे करते हैं। अगला क्वेश्चन, वह रिलेशनल ऑपरेटर जो सेलेक्टेड एट्रीब्यूट से सभी मानों को यस उत्पन्न करता है कहलाता है। देखिए डिफरेंस अलग चीज है, यहां डिफरेंशियल इंटीग्रिटी दूसरे कॉन्सेप्ट में है कि जैसे कि जब हम लोग इंटीग्रिटी जैसे कि प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट वहां पे करते हैं तो वहां पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो यहां पे हम लोग का रिलेशनल ऑपरेटर है, तो रिलेशनल ऑपरेटर में जब भी हम लोग कोई वर्क करते हैं तो वहां पे सेलेक्ट क्वेरी का भी यूज करते हैं। तो यहां पे आपके पास ये ऑप्शन भी है और ये ऑप्शन है, पर यहां पे बेस्ट ऑप्शन होगा प्रोजेक्ट। जब भी हम लोग कोई भी वर्क करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसका डेटा शीट बनाते हैं, एक अदर वे में आप कह सकते हैं फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो फ्लो चार्ट में हर एक हायरार्की वे में हम अपना डेटा को रखते हैं, कहां पे प्रोसेसिंग होगा, कहां पे हम लोग का आउटपुट होगा, कहां पे इनपुट होगा। तो ये सब आपका प्रोजेक्ट के द्वारा होता है। अब यहां पे सेलेक्ट क्यों नहीं होगा, सेलेक्ट के द्वारा हम लोग डेटा का एक्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक डेटाबेस है स्कूल का, अब हमको पता करना है कि उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसका मैथ में कैसा परफॉर्मेंस है, उस बच्चे का चुनाव करना चाहते हैं जो मैथ्स में 70+ लाए हैं। तो वैसा डेटा को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे सेलेक्ट क्वेरी का यूज करते हैं। तो सेलेक्ट क्वेरी ये मत समझिए कि जब डेटा को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहां जो डेटा मेरा निकला बाकी डेटा मेरा डिलीट हो गया, नहीं। वहां पे एक तरह से हम लोग कौन सा टेबल का यूज कर रहे हैं, वर्चुअल टेबल का, बेस टेबल का नहीं। बेस टेबल ऑलरेडी है, वहां से हम कुछ डेटा ले रहे हैं और वो डेटा जो हम ले रहे हैं वो डेटा वहां पे रहेगा बेस टेबल पे। हमको सिर्फ मेरा जो हमको जो चाहिए वो मुझे स्क्रीन पे मिल जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन, नॉर्मलाइजेशन क्या है? रिलेशनल डेटाबेस की डिजाइनिंग करते समय आंकड़ों की जटिल समूहों से स्मॉल स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर उत्पन्न करना। देखिए, रिलेशनल डेटाबेस जब हम कर रहे हैं तो रिलेशनल डेटाबेस में आपके पास एक टेबल नहीं है, आपके पास एक से अधिक टेबल है, T1, T2, T3, आपके पास एक से ज्यादा टेबल है। पर इस टेबल में हम लोग एक रिलेशन प्रदान करते हैं। जब हमको ये दोनों तीनों टेबल को अगर हम अपने आप में रिलेशन दिखाना है तो एक की यूज करते हैं, वो है मेरा प्राइमरी की। इस प्राइमरी की के द्वारा और दूसरे टेबल में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यानी कि फॉरेन की का चुनाव करते हैं। यहां पे मेरे पास एक प्राइमरी की है, यहां पे फॉरेन की है। अब इससे मैं फॉरेन की में लिंक करूंगा तो ये ऑब्वियसली मेरा मास्टर टेबल बन गया, ये मेरा बन गया स्लेव टेबल, ये मेरा बन गया स्लेव टेबल। तो ये मेरा टेबल जो मेरा मास्टर है जो इससे लिंक करवा रहा है, ठीक है। तो ऐसा स्थिति में जब ये लिंकिंग फीचर्स आ जाती है तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं रिलेशनल डेटाबेस कॉन्सेप्ट का, दैट इज कॉल्ड RDBMS। सो एकदम यहां पे सही है कि छोटा छोटा हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसी के अनुसार से हम लोग हर एक टेबल को ज्वाइन करवाते हैं। तो यहां पे जो कहा गया है कि स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर यानी कि स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर यानी कि स्मॉल स्ट्रक्चर, क्योंकि हम एक टेबल नहीं बना सकते, उसमें हर एक फील्ड को नहीं डाल सकते हैं। अगर हम डालेंगे तो वो टेबल बहुत मेरा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मुझे चाहिए रिक्वायरमेंट उसको हम 4 टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं, 5 टुकड़े 6 टुकड़े जो भी है, और हर एक टेबल को अपने आप में लिंक कर देते हैं। दूसरा, डेटाबेस में विभिन्न एंटिटीज के बीच के संबंधों को दर्शाने के लिए डेटाबेस के डॉक्यूमेंटेशन करने वाली मेथड, ये तो कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। ये रिलेशनल डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन है, इसका कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यह डेटा मैनेजमेंट की वह विधि है जो डेटा और उन पर क्रियाशील विधियों जैसे का संग्रह करती है। हाँ ये है, पर इससे रिलेटेड नहीं है। नॉर्मलाइजेशन कहती क्या है कि आपका एक बड़ा डेटा है और उस डेटा को डेटाबेस है और उसमें से उसको स्मॉल टुकड़े में यानी पीसेस में उसको बनाना, जैसे टेबल बनाना, और उस टेबल को उसके साथ हर एक टेबल से लिंक करके और डेटा को फेच करना। तो इसमें हमको ये ऑप्शन बेहतर लगता है और ये ऑप्शन जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामर या यूजर के सम्मुख प्रकट होने वाले आकलन करने पर, ये भी कॉन्सेप्ट है ही नहीं नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन सिर्फ हमको RDBMS के कॉन्सेप्ट में कहा जाता है जिसमें कि स्मॉल टुकड़े में टेबल बटा हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करना। यानी कि मेरे पास ये हार्ड डिस्क है, मेरे पास ये हार्ड डिस्क है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में, यानी कि ये मेरा सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, आप लोग जानते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया क्या है, पेन ड्राइव हो गया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, CD, ये सब एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया, यानी कि मेरा एक चीज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जब इसको यहां से यहां करना है तो वैसा स्थिति में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं? नहीं, कॉन्फ़िगरेशन हम लोग नहीं करते हैं। वहां पे कॉन्फ़िगरेशन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे डेटा को आपको यहां से यहां लाना। पर यहां क्वेश्चन आप समझ जाइए, अगर मुझे हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से कोई डेटा कॉपी करके हमको अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में डालना है तो वहां आंसर आपका होगा स्टोरेज। पर यहां सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट हो रहा है, तो यहां पे जब आप एक्सटर्नल चाहे
कुछ दूसरे सेकेंडरी मीडिया से आप उस चीज को हार्ड डिस्क पे लाना चाहते हैं, दैट मीन्स इफ यू वांट टू इंस्टॉल एनी software program to your hard disk, then installation is the medium by which you can install your application software in your PC. जैसे कि हम कहते हैं सेटअप फाइल होती है, मेरे पास पेन ड्राइव है, उसमें हम MS ऑफिस का सेटअप रखे हुए हैं। तो वहां पे हम क्या करेंगे, जब ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रन करवाना है तो अपने पीसी में, तो कैसे रन करवाएंगे, पहले इंस्टॉलेशन करवाएंगे। तो यहां पे बेस्ट ऑप्शन आपका इंस्टॉलेशन है। स्टोरेज मत कीजिएगा। अगर मुझे मेरे पेन ड्राइव में एक फाइल है, मूवी फाइल है, और उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं पीसी में, तो वहां पे वो कहा जाएगा स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज एरिया में हम वो डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। डाउनलोड कब किया जाता है, जब कोई चीज जैसे इंटरनेट पे है, कोई एक फाइल ही है, चाहे कोई एक प्रोग्राम ही है, चाहे कुछ भी है, उस प्रोग्राम को डायरेक्टली अपने पीसी में डालना, बिना इंस्टॉलेशन के डालना है, तो वैसा स्थिति में डाउनलोड करते हैं। यानी कि अगर एक्सटर्नल सोर्स से मेरे पीसी में डेटा आना है तो उसको हम लोग कहते हैं डाउनलोड, और मेरे पीसी से किसी दूसरे पीसी में जाना है तो उसको हम कहते हैं अपलोडिंग कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप है, अलग अलग फैले हुए ऑफिस लैंस एक कॉर्पोरेट डैश के उपयोग से कनेक्ट किए जाते हैं। यहां पे मेरा एक नेटवर्क है, ठीक है, यहां पे अलग एक नेटवर्क है। आप जानते हैं नेटवर्किंग जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि 3 तरह का नेटवर्क होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, लैन होता है, मैन होता है और वैन होता है। तो आप जानते हैं कि छोटे छोटे नेटवर्क समूहों को एक दूसरे से जोड़कर एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाता है, और जो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वो कहलाता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट के माध्यम से हम अपना सिस्टम, ऐसा वो सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं जो हमसे 1000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर दूर है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बड़े पैमाने पे भौगोलिक रूप है, अलग अलग फैले हुए ऑफिस लैंस एक कॉर्पोरेट डैश के उपयोग से कनेक्ट किए जाते हैं। तो यहां पे क्या किए जाए, जैसे कि मुझे इससे कनेक्ट करना है और यहां पे मेरे पास डिफरेंट पीसीज है, तो हर पीसीज को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लैन का यूज करेंगे। ये मेरा एक लैन है, ये भी मेरा एक लैन है, और हर एक लैन को जब हम अपने आप में, कॉर्पोरेट का मतलब है कि बिग कंपनी है, तो हर एक कंपनी अपने आप में जुड़ेगी, तो हर एक ऑफिसेज में हर एक पीसी अपने आप में क्या नेटवर्किंग बनाएगी, और किस तरह का नेटवर्किंग बनाएगी, वो है लैन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ क्या है। डायल अप, यू नो व्हाट इज डायल अप? ये एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती थी। ओके, अभी के समय पे हम लोग डायल अप का यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग ब्रॉडबैंड का यूज कर रहे हैं। वो है आपका 5G 4G, चाहे वो वायरलेस मीडियम से हो या वायर्ड मीडियम से। तो डायल अप कनेक्शन क्या होती थी, उसमें हम लोग को 2 तरह की सर्विस मिलती थी। पहला सर्विस, आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, और साथ साथ आप अगर चाहें तो किसी को कॉल भी कर सकते थे। तो वहां पे एक चीज मैंडेटरी था कि आपके पास टेलीफोन कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास टेलीफोन कनेक्शन नहीं है तो आप इंटरनेट का सर्विस नहीं ले सकते हैं। तो यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है, क्या है? यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। एकदम गलत है। ब्रॉडबैंड क्या है, यहां पे समझिए। यहां ब्रॉडबैंड क्या है? कोई भी
कनेक्शन जो आपका 256 kbps से ऊपर जाता है उसे ब्रॉडबैंड कहा जाता है। तो डायल अप कनेक्शन उस समय ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं प्रोवाइड करती थी, उसमें स्पीड स्लो होता था, वो 256 नहीं 64 kbps इस तरह का स्पीड होता था। तो ये ऑप्शन ब्रॉडबैंड से कॉन्सेप्ट नहीं खाता है, ये डायल अप कनेक्शन, सो ये गलत है। यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है, एकदम सही है। यहां पे हम लोग टेलीफोन सर्विसेज के द्वारा ही इंटरनेट प्राप्त करते हैं। यह सुरक्षा के लिए राउटर उस समय था ही नहीं, उस समय हम लोग मॉडेम का यूज करते थे। राउटर आज के समय में प्रचलित है। मॉडेम मोड बहुत तेज होती थी नहीं, वहां पे मॉडेम का जो स्पीड होता था वो स्लो होता था। वहां पे 64, अभी हम बताएं 64 kbps होता था, ज्यादा स्पीड नहीं होता था, एकदम समझिए कि आप 2G के स्पीड पे चलता था। तो यहां सही उत्तर आपका बी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग क्या क्या सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, क्या क्या या सब मार्कअप लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। तो आगे आप जानते हैं ड्रीम वेवर, ये एक सॉफ्टवेयर है, इससे भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। पर आज के समय में अगर मुझे एक नॉर्मल वेब पेज बनाना है तो हम लोग HTML का यूज करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके साथ आप CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट का भी कॉन्सेप्ट आप ले सकते हैं, DHTML भी ले सकते हैं। पर यहां क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हम किसके द्वारा वेब पेज का कोड लिख सकते हैं। यहां पे 5th जनरेशन लैंग्वेज नहीं है। WinZip ये क्या है? अगर मेरे पास कोई बड़ा फाइल है उसको छोटा करना है ताकि वो आसानी से मेरे पेन ड्राइव में, यानी कि टू कॉम्प्रेस द फाइल। इफ सपोज अ फाइल इज ऑफ 2 MB and I want that this file should be 500 KB, so in that case I will use this software। WinZip एक सॉफ्टवेयर होती है जिससे आप किसी फाइल को छोटा कर सकते हैं। ये पर्ल भी इससे रिलेटेड नहीं है, पर्ल वेब पेज का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है कि अगर हमको कोडिंग करना है तो पर्ल का यूज करेंगे। लास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये बेस्ट ऑप्शन है HTML, जो आज के समय में आप देखिएगा कि हर जगह यूज हो रहा है एक नॉर्मल वेब पेज के लिए बनाने के लिए। अगर मुझे नॉर्मल पेज बनाना है तो हम सिंपल HTML से एक सिंपल वेब पेज बनाकर और उस वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड 2 या अधिक कंप्यूटर से बनता है। अगर मुझे कोई चीज शेयर करना है तो हम कोई माध्यम तो हम लेंगे, कोई ना एक माध्यम होना चाहिए। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो वहां पे अगर वो रूम वैक्यूम रूम हो तो मेरी आवाज वहां तक नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पे एयर है ही नहीं। तो एयर इज द मीडियम बाय विच द बोथ पार्टीज कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। हियर व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज दैट इफ एनी इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी शेयर्ड फ्रॉम वन टू अनदर कंप्यूटर, सो इन दैट केस अगर एक से दूसरे कंप्यूटर में हम अपना सूचना का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो वो दोनों कंप्यूटर नेटवर्क में होना चाहिए। अगर वो 2 कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं है तो हम अपना जो इंफॉर्मेशन है दूसरे को नहीं दे सकते। आज के समय में देखिए हर जगह नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है, आप जाइए ऑफिस में, बैंक में जाइए, हर जगह नेटवर्किंग किया हुआ है। तो यहां पे बेस्ट ऑप्शन आपका नेटवर्क होगा। अब यहां पे राउटर क्यों नहीं होगा? राउटर हम किस लिए यूज करते हैं? राउटर जब 2 नेटवर्क को ज्वाइन करना है तो वहां पे हम लोग राउटर का यूज करते हैं। या मुझे इंटरनेट सर्विस लेना है तो हम राउटर का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वर का कोई यहां कॉन्सेप्ट नहीं है। सर्वर अपने आप में एक पावरफुल पीसी है। तो सर्वर अगर पावरफुल पीसी है, उसका डेटा हमको दूसरे कंप्यूटर में डालना है तो किस तरह करेंगे? सर्वर को अगर हम क्लाइंट पीसी से कनेक्ट करना है तो पहले क्या करेंगे? नेटवर्किंग करेंगे।
तो यहां पे सर्वर भी आपका गलत हो जाएगा। यस, टनल, टनल कोई कॉन्सेप्ट नेटवर्किंग में नहीं है, एक वर्ड है टर्मिनल। टर्मिनल, जब हम टोपोलॉजी के कॉन्सेप्ट में आएंगे तो वहां पे टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब है हर एक क्लाइंट, हर एक क्लाइंट, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5, ये हर एक टर्मिनल कहलाती है और इसका एक सर्वर होता है और ये सर्वर हर एक टर्मिनल से जुड़ा होता है और हर एक टर्मिनल अगर सर्वर से डेटा फेच करवाना चाहता है तो उसको हर एक टर्मिनल को ऑथेंटिकेट करना होगा, यानी कि उसको परमिशन लेना होगा सर्वर से। और कैसे परमिशन लिया जाता है आप जानते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड, इसके द्वारा आप ऑथेंटिकेट होंगे। अब आपको उस यूजर आईडी और पासवर्ड से पहचाना जाएगा कि आप उस नेटवर्क का मेंबर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सही है? बाइनरी नंबर में वाइट एक सिंगल डिजिट होता है, नहीं, बाइनरी में 2 होता है। वो क्या होता है? 0 और 1 होता है। 0 का मतलब कहते हैं एब्सेंस, इसको अदर वे में कहिए ऑफ, और 1 कहते हैं प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब ऑन। तो यहां पे 0 और 1, यहां पे एक क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? व्हाइट, व्हाइट कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। बिट डिजिटल नंबर एक समूह को रिप्रेजेंट करता है, बिट नहीं करता है, बाइट करता है। बिट अपने आप में 0 या 1 है, वो कोई समूह नहीं है, वो अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटिटी है। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। 8 डिजिट को बाइनरी नंबर को, 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट करा, आप टेबल पढ़े होंगे, बिट क्या होता है? 0 या 1 होता है। अगर बाइट कहते हैं 1 बाइट, 1 बाइट क्या होता है? 8 बिट्स होता है। अगर हम कहें, अगर हम कहें 1 किलो बाइट, तो यहां पे क्या आएगा? 1024 बाइट्स आएगा। इस तरह हम लोग बीट, बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, ये सब स्टोरेज है। ठीक है, आज के समय में हम लोग जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो टेरा बाइट में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। हां, ये ऑप्शन सही होगा, ये इसको फॉलो कर रहा है। 8 बिट का समूह एक क्या बना रहा है? बाइट बना रहा है। ठीक, 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बिट कहते हैं। 8 नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। 8 बिट के, यस 8 डिजिट, यहां पे बिट नहीं कहा जा रहा है, 8 डिजिट, 8 डिजिट्स इज नॉट कॉल्ड एज 1 बाइट। अब उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है, कैरेक्टर है, नंबर है, क्या है, वो नहीं कर सकते। पर ये समझ लीजिए, जब हम लोग एक कैरेक्टर यूज करते हैं अगर एसक्यूएल में, तो वो क्या होता है? 1 बाइट स्पेस लेता है। जैसे कि एसक्यूएल में 2 कॉन्सेप्ट आता है, वो कैर आता है और एक वैरकार आता है। ठीक है, अगर हम कैर 5 लिखे हैं तो 5 लेटर्स अगर स्टोर कर रहे हैं तो कितना बाइट्स यूज होगा? 5 बाइट्स हो जाएगा। तो यहां पे लास्ट ऑप्शन जो कहा गया है ये भी गलत है, तो आपका सही चुनाव सी होगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर यूजर नामों और पासवर्ड को मैच करने के लिए डैश चेक करता है। देखिए, जब भी हम अभी अब बताएं आपको कि जब भी कोई क्लाइंट सर्वर से परमिशन लेना चाहता है या सर्वर से कनेक्ट होना चाहता है तो उसको ऑथेंटिकेट करना होगा। उसको कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे हम लोग? यूजर आईडी पासवर्ड से। इससे क्या सर्वर पहचान लेगा कि हां ये मेरा एक सदस्य है। तो यहां पे आप देखिए, एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर यूजर नामों और पासवर्ड को मैच करने के लिए कहां से चेक करेगा? तो डेटाबेस होगा ना,
डेटाबेस में ही जनरली सबका यूजर आईडी और पासवर्ड होता है, तो वो डेटाबेस से ही चेक करेगा कि मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं मेरे सिस्टम से। अगर मेरे सिस्टम से मैच कर रहा है तो यानी कि ये मेरा ऑथेंटिकेट यूजर है। आइए, आप जो डेटा चाहिए आप ले सकते हैं। तो यहां पे वेबसाइट तो नहीं होगा। वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो यहां पे वेबसाइट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। नेटवर्क का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पे क्या कर रहा है? डेटा को ये क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करवा रहा है। नेटवर्क है, पर नेटवर्क क्या कर रहा है? एक क्या बना रहा है? एक लैन बना रहा है। पर यहां उस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक क्लाइंट सर्वर से कैसे बातचीत का मतलब है कि डेटा शेयरिंग कर सकता है। तो पहले उसको परमिशन लेना पड़ेगा। बैकअप फाइल क्या होता है कि जब भी हम कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं तो ज्यादा चांसेस कभी कभी होती है कि मेरा डेटा करप्ट हो जाता है। तो करप्ट अगर हो जाए तो वो डेटा को रिकवरी हम कैसे करेंगे? तो हम लोग एक बैकअप फाइल बनाते हैं, यानी कि उसको कहा जाता है मिररिंग। मेरे पास एक फाइल है तो ऑटोमेटिकली एक बैकअप बन जाएगा। अगर इन केस मेरा वो प्राइमरी फाइल अगर डिलीट हो जाता है तो वो सेकेंडरी फाइल जो हम दूसरे जगह रखे हुए हैं वो मुझे हेल्प करेगा। तो वो कॉन्सेप्ट है बैकअप फाइल का। इनमें से कोई नहीं, देखिए ऑप्शन तो यही होगा, इनमें से कोई नहीं। पर अगर इसके जगह पर अगर आपका डेटाबेस आंसर होगा तो आप इस पे टिक लगाइएगा। अब अगला क्वेश्चन है, वेव डैश एक सॉफ्टवेयर है जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर या नेटस्केप नेविगेटर। यहां पे आप समझिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर या नेटस्कैफे नेविगेटर, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है किसका? वेब ब्राउजर का। जब भी आपको कोई वेबसाइट खोलना होगा तो एक सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, कोई एक, जिसके द्वारा आप वेबसाइट को खोल सकते हैं, चाहे याहू हो, चाहे अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो। तो ये जो आपका वेबसाइट जो खुलेगा वो किसके द्वारा खुलेगा? या तो इंटरनेट एक्सप्लोरर। आज के समय में इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का थी, वे सॉफ्टवेयर थी। पर अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसके जगह पे माइक्रोसॉफ्ट एज डाल दी है। उसी तरह गूगल क्रोम है, उस ओपेरा मिनी है, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब वेब ब्राउजर है जिसके द्वारा इसको कहा जाता है क्लाइंट वेब ब्राउजर। इसके द्वारा हम सर्वर तक पहुंच सकते हैं। तो कैसे पहुंचेगा? उसका आईपी एड्रेस। हम लोग आईपी एड्रेस तो याद नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं? डोमेन नेम लिख देते हैं, क्या? www.google.com। इससे क्या होता है कि मेरा गूगल से कनेक्टिविटी होकर और जो गूगल का वेबसाइट है वो मेरे सिस्टम पे स्क्रीन पे फ्लैश कर जाता है। तो यहां पे आप समझिए, हाँ, एक वेव डैश एक सॉफ्टवेयर है। वेव क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर या नेटस्कैफे नेविगेटर, जिसे आप वेब में नेविगेट का मतलब है क्या? कि इधर से उधर उसका कंटेंट्स, इसका कंटेंट्स दूसरे वेब पेज में, इसको अदर वेब में इंग्लिश वर्ड है सर्फिंग का मतलब है कि उसी वेबसाइट में हर एक वेब पेज तक पहुंचना। अगर मेरे पास एक वेबसाइट है अमेज़न का, क्या उसके पास एक ही वेब पेज होगा? उसके पास मिलियन ऑफ वेब पेजेस होगा। तो उस वहां तक पहुंचने के लिए, कोई पार्टिकुलर वेब पेज में पहुंचने के लिए हम लोग एक यूआरएल यूज करते हैं। वो यूआरएल यूनिक रिसोर्स लोकेटर, एक यूआरएल होता है जिससे हम उस वेब पेज, उसी वेबसाइट का एक पर्टिकुलर वेब पेज पे चल जाएंगे। तो यहां पे मेरा ऑप्शन क्या आ रहा है? सर्वर नहीं है। सर्वर क्या है? सर्विसेज देती है। और यहां पे हमको क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा वेब है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम क्या वेव को नेविगेट कर सकते हैं। तो वो है वेव
सॉफ्टवेयर। वेब सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? यह क्लाइंट सॉफ्टवेयर। क्लाइंट सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? क्लाइंट वेब सॉफ्टवेयर। यहां पे सर्वर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ब्राउजर, हां, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर, ब्राउज का मतलब क्या है? ब्राउजिंग। आप जब फाइल ओपन करते हैं तो वहां पे भी एक ब्राउज है। ब्राउज का मतलब क्या है? कि कोई एक लोकेशन तक पहुंचना। तो अभी हम बता चुके हैं, कोई एक लोकेशन तक पहुंचने के लिए अगर आपके पास यूआरएल है तो बेस्ट वे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज आपको वेबसाइट खोलना पड़ेगा, उसके अंदर जाना पड़ेगा, तब एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहां पे बेस्ट ऑप्शन ब्राउजर है। पर यहां प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ क्या है? इंस्ट्रक्शन है। और यहां पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर में बोलिएगा अ सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में अंतर समझ जाइए। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है और प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहां पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम से हम लोग काम नहीं करते, हम लोग वेब सर्वर, वेब सॉफ्टवेयर से यूज करते हैं। और वेब सॉफ्टवेयर क्या है मेरा? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। कनेक्शन तो है ही। कनेक्शन क्या? अगर हम दे दें इंटरनेट से कंप्यूटर को तो अपने आप वेबसाइट खुल जाएगी? नहीं। तो वेबसाइट को खोलने के लिए एनी हाउ हमको क्या चाहिए? ब्राउजर चाहिए। तो ब्राउजर ही आपका सही ऑप्शन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हां, माइक्रो प्रोसेसरों के लिए दो प्रिंसिपल आर्किटेक्चर है। देखिए, ये जो पहला ऑप्शन कह रहा है एएमडी और एचपी, ये प्रोसेसर का नाम है। इंटेल, एएमडी प्रोसेसर, ये सब प्रोसेसर का नाम है। तो हमको जो आर्किटेक्चर, दो आर्किटेक्चर के बारे में बोला जा रहा है, ये नहीं बोला जा रहा है कि कौन सा प्रोसेसर है, किस कंपनी का है, वो नहीं पूछा जा रहा। तो एएमडी ये तो प्रोसेसर नेम है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब सिस्क और रिस्क ये है, ये दो तरह का प्रोसेसर है, ठीक है। एक होता है वन लेवल और एक होता है मोर देन वन लेवल। अगर इस आर्किटेक्चर पे अगर हमको काम करना है तो हम सिस्क और रिस्क का यूज करेंगे, ठीक है। डीईसी, आईबीएम ये भी अलग है, ये भी एक कंपनी, ये कंपनी मशीन जो बनाती है आईबीएम मशीन, उसके बारे में ये भी ऑप्शन गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये तो आंसर मुझे प्राप्त ही हो गया, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 70। नाउ 801.11 ये आप समझ जाइए, ये जब होगा ना तो आप क्या समझिएगा? लैन के बारे में, लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में काम किया जा रहा है। और कौन सा? ये है WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो 802.11 से किस नेटवर्क का पता चलता है? यस, कोएक्सियल। अब यहां पे कोएक्सियल का मतलब आप समझिए, ये टाइप ऑफ केबल है। अब यहां समझिए कितने तरह का केबल हमारे पास होते हैं? 3 तरह का। हम जानते हैं कि जब भी हमको कोई कनेक्शन लेना है, तो इंटरनेट कनेक्शन लेना है, तो हम 2 माध्यम से लेते हैं, एक वायर्ड माध्यम से और एक वायरलेस माध्यम से। अब देखिए, वायरलेस में कोई तार का झंझट ही नहीं है, राउटर लगा दिए, वायरलेस के द्वारा अपना वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन कर दिए, दूसरे को सर्विस दे दिए, मेरा इंटरनेट यूज करो। पर यहां पे क्या आ रहा है? वायर्ड का। तो 3 तरह का वायर्ड नेटवर्क है। पहला क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल। आप टेलीफोन का तार देखिएगा, जंक्शन बॉक्स में देखिएगा, तो एक तार दूसरे में लिपटा हुआ है, तो उसी तरह का ये केबल होता है। जब उस केबल को काटिएगा ना तो बंच ऑफ वायर्स आएगा। तो आज के समय में हम लोग जो यूज करते हैं वो है यस ट्विस्टेड पेयर केबल। फाइबर ऑप्टिक यूज करते हैं, पर नेटवर्किंग जब करते हैं ना तो हम लोग प्रीफर करते हैं ट्विस्टेड, बिकॉज इट इज इनएक्सपेंसिव, ये थोड़ा सस्ता होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल कहां यूज होता है?
डीटीएच, डीटीएच सर्विस में आप देखिएगा कोएक्सियल केबल यूज होता है, ठीक है। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में अगर कीजिएगा तो ये कोएक्सियल नहीं यूज होता है। जब हम लोग केबल ऑपरेटर से कनेक्शन लिए तो वहां पे कोएक्सियल का यूज करते हैं, ठीक है। और थर्ड वन इज ऑप्टिक फाइबर केबल। क्या है? ऑप्टिक फाइबर केबल। ये थोड़ा एक्सपेंसिव केबल है, पर ये लाइट टेक्नोलॉजी को यूज करता है। इससे मेरा डेटा बहुत जल्द किसी दूसरे जगह पहुंच जाता है, बिकॉज यू नो लाइट इज द फास्टेस्ट मीडियम एंड द सेम टेक्नोलॉजी इज यूज इन द यस ऑप्टिक फाइबर केबल दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास। ओके, so we will not use this option because we are just talking about 802.11. Now wireless, yes, whenever we are having the wireless concept, automatically 802.11 will come. Last one is copper. Copper is a type of metal. No, we are not going to use this copper. यही था आज का यस जो टेस्ट सीरीज।